संसद ने वक्फ बोर्ड बिल पे जो कानून पास किया, देश के सभी नागरिकों के साथ सुप्रीम कोर्ट को भी वो स्वीकार किया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को स्वीकार करना चाहिए था। 543 सांसद मिलके संसद भवन में कोई कानून बनाते हैं मेजॉरिटी से, तो 3 सांसद 3 सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट में बैठ के उसको कैसे पलट सकते हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द राष्ट्र प्रेमी। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में चीज़ें घटित हो रही हैं, ममता बनर्जी के जो बयान हैं वो एक के बाद एक तीखे बयान आ रहे हैं। उन्होंने योगी जी को भी भोगी बोल दिया और उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर एक सवाल उठा दिया कि जो बॉर्डर पे जो फोर्स खड़ी होती है उसे BSF कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आखिर बांग्लादेशी जो बंगाल की ओर एंटर कर रहे हैं वो तो BSF की चीज़ें हैं, तो आखिर में केंद्र सरकार इस पर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही। जो बंगाल के जो दंगे हैं वो बीजेपी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए और बंगाल में रूल करने के लिए बंगाल में दंगे करवाए हैं। फिलहाल जानते हैं लोगों से जो अपनी बातें को अच्छे से रखेंगे कि वो बंगाल को लेकर वो क्या सोचते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? राहुल नाम है मेरा। क्या लग रहा है जिस तरीके से बंगाल में जो चीज़ें घट रही हैं, क्या सोचते हो? देखो, बंगाल ने इस देश में बहुत कुछ झेला है। अभी हमने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही वक्फ बोर्ड को लेकर बयान दे दिए। इंटरिम स्टे लगाते लगाते रह गया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उन्होंने सवाल करा कि मुर्शिदाबाद पे भी तो कुछ बोल दो, तो सुप्रीम कोर्ट उससे बचा। देखिए, भारत में एक संसदीय व्यवस्था है और संसद का काम है कानून बनाना और कोर्ट का काम है वो देख रेख करना कि वो कानून लागू नहीं कर रहा, रिव्यू करना कानून लागू किस हद तक हो रहा। लेकिन जब पार्लियामेंट में कानून बना, चूंकि सांसदों का काम ही यही है कि उनको चुन के जनता भेजती है, सांसद का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो पार्लियामेंट में बैठे और देश के लिए कानून बनाए कि पिछले कानून क्या खराब हो हैं, जिनको सुधारा जाए और वर्तमान में किन कानूनों की जरूरत है कि देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। ये संसद का काम है। संसद ने वक्फ बोर्ड बिल पे जो कानून पास किया, देश के सभी नागरिकों के साथ सुप्रीम कोर्ट को भी वो स्वीकार किया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को स्वीकार करना चाहिए था। उन्होंने मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हस्तक्षेप, मैं कहूँगा थोड़ा कि ज़्यादा हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। जब 543 सांसद मिलके संसद भवन में कोई कानून बनाते हैं मेजॉरिटी से, तो 3 सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट में बैठ के उसको कैसे पलट सकते हैं। अभी वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो कह रहे हैं वक्फ बाय यूजर रहने दो। वो बेचारे मुस्लिम जो हैं वो 100-150 साल 200 साल 300 साल पुराने कागज कहाँ से लाएंगे। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर के कागज कैसे मान लिए। नहीं, देखो, ये तो कोई वो बात नहीं हुई कि ये कैसे लाएंगे वो कैसे लाएंगे, वो लाएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है लाना। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बेचारे कहाँ से लाएंगे। नहीं, वो तो ये तो मतलब बेकार बात है कि कहाँ से लाएंगे। गवर्नमेंट के किसी न किसी रिकॉर्ड्स में है, यहाँ तमाम अभिलेखागार बने हुए हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना अभिलेखागार है, वो कहाँ से क्या लाएंगे। रखे हुए हैं सारे कागज, सभी के पास होंगे। 1905 में चूंकि बंगाल जो क्रांतिकारियों और बुद्धिजीवियों के लिए जाना जाता रहा, स्वामी विवेकानंद, आचार्य सूर्यसेन और सुभाष चंद्र सरीखे लोग बंगाल की माटी में जन्मे और वहीं से उन्होंने क्रांति की। उन्होंने अंग्रेजों तक को दिक्कत दी। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों से बचने के लिए बंगाल के 2 हिस्से कर दिए लॉर्ड कर्जन ने, आपको पता होगा, 1905 में। फिर आज़ाद होता है देश। आज़ाद जब हुआ देश तो भी बंगाल 2 टुकड़े में हुआ, एक पाकिस्तान की तरफ चला गया, एक भारत की तरफ आया। तो जो भारत की तरफ आया उसे पश्चिम बंगाल कहते हैं। पूर्वी बंगाल जो पाकिस्तान की तरफ गया उसने क्या झेला, उन पे तमाम अत्याचार हुए। फिर जैसे तैसे इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप किया, भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया और पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बना। अब चूंकि वहाँ इस्लामिस्ट अभी भी हावी हैं पूर्वी बंगाल में, तो तमाम बांग्लादेशी भाइयों को भागकर हिंदुस्तान की तरफ आना पड़ा और तमाम मुस्लिम घुसपैठिए भी आए, और उन्होंने वहाँ तमाम तरीके के भ्रष्टाचार, हिंसा और इस तरीके की चीज़ें अपनानी शुरू कर दी। अब क्या है, जब वक्फ कानून आ रहा है और बांग्लादेशी अब बहुत संख्या में हो गए हैं, बांग्लादेशी मुस्लिम जो पश्चिम बंगाल में बहुत संख्या में हो गए हैं, वो इन संख्या में है कि वो चुनावों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ममता बनर्जी उनको संतुष्ट करने का काम करती है, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलती और वो जगह जगह हिंसा फैला रहे हैं। जो बंगाल अपनी क्रांतिकारियों, बुद्धिजीवियों के लिए जाना जाता रहा, वो बंगाल आजकल भ्रष्टाचार, बलात्कार, संदेश खाली जैसे चीज़ों के लिए जाना जाता है। ये हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है और पूरे देश को एकजुट होकर
इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। बांग्लादेश मेरा एक सवाल है कि जब कहीं घटित होता है तो बीजेपी बड़ी हमलावर हो जाती है। आज ममता बनर्जी बीजेपी पे हमलावर है कि आखिर में केंद्र के पास इतनी पावर है कि वो राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, तो बीजेपी क्यों नहीं लगा पा रही राष्ट्रपति शासन? ये देखो, ये ममता बनर्जी समझे और या भारतीय जनता पार्टी समझे, है ना, इस पे हम क्या बोल सकते हैं? या अब 356 वो क्यों नहीं लगा रहे हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं, आज उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये हम नहीं समझ सकते। वहाँ पे एक तो जैसे ही 356 का प्रयोग किया गया, आर्टिकल 356 जो होता है इमरजेंसी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जैसे ही उसका प्रयोग किया गया, ये नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर बोल के पूरे दुनिया में बदनाम कर देंगे और भारत की छवि को खराब करने का काम करेंगे। इसलिए लेकिन फिर भी सेंट्रल फोर्सेस का वहाँ उपयोग करके ये चीज़ों को स्टेबल किया जाना चाहिए। पुलिस को और मजबूती टाइट किया जाना चाहिए, पुलिस को और ठीक किया जाना चाहिए। वहाँ के डीजीपी को जवाब तलब किया जाना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में आखिर ये घट क्या रहा है। कोई गुंडा, कोई पार्टी सत्ता प्रायोजित गुंडा किसी एक क्षेत्र में पूरी तरीके से कब्जा करके वहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा है। ऐसा तो फिल्मों में भी हमने नहीं देखा था कि मतलब कोई सत्ता प्रायोजित गुंडा किसी एक मोहल्ले में बैठा है, वो जिस घर से चाहता है महिलाएं बुला लेता है। मेरा सवाल ये है कि जो बीजेपी अपने आप को एक बार में हिंदूवादी पार्टी कहती थी, वो बचती है, सेक्युलर पार्टी अपने आप को मानती है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो वोट ये कह के लेते हैं कि आरएसएस जो है वो भी हिंदुओं को एक करने की बातें करती है, बीजेपी जो है वो भी हिंदुओं को एक करने की बातें करती है। लेकिन आज जब हिंदू पलायन कर रहे हैं तो बीजेपी का जो 12 सांसद हैं बंगाल में, उसमें से एक भी सांसद नहीं गया जहां पे मालदा में पलायन हुआ, स्कूल में जो ठहरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट या जैसी चीज़ों वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। दूसरी बात ये है ना कि सत्ता पार्टी अपनी होती है और सत्ता की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। जब किसी पार्टी का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक धर्म का मुख्यमंत्री नहीं रह जाता या प्रधानमंत्री नहीं रह जाता, उसे सबको साथ लेकर चलना होता है। वैश्विक मंच है ना, दुनिया भी देख रही है ना। जब आप अल्पसंख्यकों के साथ यहाँ गलत करोगे, मतलब है ना, उनको रोका जाना चाहिए। लेकिन कतई भारत की ये छवि नहीं दुनिया के सामने बननी चाहिए कि वो किसी व्यक्ति अपने किसी भी नागरिक के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। आपने कहा कि सत्ता की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, तो क्या हमारी ऑडियंस मान ले कि मजबूरियां होती है, तो क्या हमारी ऑडियंस मान ले कि बीजेपी सत्ता के चक्कर में हिंदुओं का पलायन नहीं रोक पाई? नहीं, रोका जाना चाहिए, रोकना चाहिए, उनको करना चाहिए, है ना, और करने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल तो स्थिति यही है कि नहीं रुका है, वहाँ हिंसा चल रही है और गलत हो। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए उन लोगों को कि कौन बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जो आके हिंदुस्तान में रह रहे हैं। जैसे सीए एनआरसी जो कानून बना उसको लागू किया जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। और असम, यहाँ तक कि हम लोग दिल्ली में बैठे हैं ना, दिल्ली में भी बहुत सारी जगहों पे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो तमाम तरीके के हिंसा और भ्रष्टाचार और तमाम तरीके की छिनैती और नशाखोरी कर रहे हैं। यहाँ भी आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, पश्चिम बंगाल में भी आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, असम में भी आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। और जो इस देश को दीमक की तरह चल रहे हैं उनको इस देश से बाहर किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने एक सवाल उठाया है और वो सवाल जो है वो लोग कह रहे हैं बहुत लाजमी है। जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं हमारी फोर्सेस, वो बीएसएफ होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेंटर के अंडर में आती है। तो ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं कि बांग्लादेशियों को हम नहीं घुसा रहे, बांग्लादेशियों को तो केंद्र सरकार घुसा रही है। आप कभी गए हैं पश्चिम बंगाल? नहीं। बॉर्डर एरियाज देखा आपने? तभी आप ये सवाल पूछ रहे हैं, तभी आप इस सवाल को लाजिम मान रहे हैं। क्योंकि भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो बहुत अनआइडेंटिफाइड बॉर्डर है। अनआइडेंटिफाइड मतलब कि वहाँ फेंसिंग बहुत कम जगहों पे है। कई लोगों के साथ तो ऐसा हुआ कि उनका किचन बांग्लादेश में और बेडरूम भारत में है, ऐसे भी हैं। अनआइडेंटिफाइड हैं कि भारत की सीमा कहाँ है, बांग्लादेश की सीमा, ऐसे मान लिया गया है कि मोटा कि इधर से भारत है, इधर से बांग्लादेश है। तो वहाँ उन चीज़ों का फेंसिंग करने के लिए बहुत समय लग रहा है। और दूसरी बात, उसमें तमाम तरीके के ममता बनर्जी के भी हस्तक्षेप हैं, उनकी सरकार के भी हस्तक्षेप हैं, जिस वजह से नहीं हो पा रहा है। समस्याएं दोनों तरफ हैं। ममता बनर्जी इस हालात में नहीं है कि वो आरोप लगा सकें। अंदर की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, ये उनकी जिम्मेदारी है। ममता बनर्जी सामने आके ये क्यों नहीं कहती कि सीए एनआरसी आइडेंटिफाई करो कि कौन लोग बाहर से आए हैं। वो तो उनको बचा रही है ना। अगर मान लो ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी ने उनको घुसाया है, तो एक तो पहले उनको खुद आइडेंटिफाई करना चाहिए कि बीजेपी ने किन लोगों को घुसाया है।
और किस इंटरेस्ट के साथ घुसाया है। और अगर उनको ये लगता है कि बीजेपी की लापरवाही की वजह से वो लोग घुसे हैं, तो उनको वेलकम करना चाहिए सेंट्रल फोर्सेज का, स्टेट फोर्सेज का, और सबको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के बिल्कुल। और मेरा सवाल ये भी है कि अब लग रहा है कि बीजेपी जो है वो सिर्फ इमरजेंसी इसलिए नहीं लगा रही कि वहाँ से हमारे जो वोट बैंक है वो थोड़ा प्रभावित हो, क्योंकि जो लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सवाल उठा दिया कि बीजेपी इमरजेंसी इसलिए नहीं लगा रही ताकि वो वहाँ पे चुनाव जीते। अगर बीजेपी ने इमरजेंसी लगा दी और उसके बाद भी इलेक्शन हुए तो ममता बनर्जी ही जीतेगी, इसलिए बीजेपी लगाई नहीं रही इमरजेंसी। ऐसा कैसे, ये क्या बात हुई? अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इमरजेंसी लगा दी तो वो ममता बनर्जी कैसे चुनाव जीतेगी? अब इमरजेंसी लगा देगी तब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ये कहेगा कि इमरजेंसी लगा के चुनाव जीत लिया, इमरजेंसी लगा के चुनाव जीत लिया। ये तो कोई मतलब यहाँ रिलेटिव बात नहीं थी इससे कि इमरजेंसी लगा दी तो चुनाव नहीं जीतेंगे। अभी असदुद्दीन ओवैसी जी को भी जानते होंगे आप, और जो फिलिस्तीन में बेचारों के साथ जो नरसंहार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया पार्लियामेंट में। लेकिन जब उनसे सवाल करा गया बंगाल हमारे देश में आता है, तो उन्होंने कहा कि बंगाल से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। मुझे तो पता नहीं है, मतलब मैंने तो कुरान पढ़ी नहीं है, लेकिन जय बोलना पता नहीं दीन के खिलाफ है या दीन के समर्थन में है। वो असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी को जय बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, या इस्लाम के खिलाफ है या इस्लाम के हित में। हमारे एक मित्र थे, हम उनके पिताजी मौलवी थे, वो तो बोलते थे कि कैमरे में आना हमारे इस्लाम के खिलाफ है। फोटो उनको वो जब भी कैमरा उनके सामने कोई खोल लेता था तो वो गुस्सा हो जाते थे, बोलते थे कि इस्लाम के खिलाफ है ना। तो असदुद्दीन ओवैसी दिन भर कैमरे के सामने आके बोलते रहते हैं, है ना, और वो किसी भी बात पे वो बोलते हैं कि ये करने के लिए संविधान नहीं करता, वो करने के लिए संविधान नहीं कहता, है ना। देखिए, इन्होंने सवाल तो बहुत लंबा खड़ा कर दिया, जो कि अभी तक हमारा किसी पे भी ध्यान नहीं गया होगा। जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो मदरसे में जो लोग पढ़ते हैं, जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हम भारत माता की जय इसलिए नहीं बोल सकते या फिर वंदे मातरम हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जो वंदे मातरम, हम इस मातृभूमि को नमन करते हैं और नमन सिर्फ वो अल्लाह के आगे करते हैं, और जो भारत माता की जय है वो जय इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह की ही जय कर सकते हैं, अल्लाह के लिए ही वो सब कुछ है। अगर वो भारत माता की जय करेंगे तो शायद उनके लिए वो शिर्क हो। लेकिन जो जय फिलिस्तीन का जो नारा लगाया, एक फिलिस्तीन को जय बोलना भी, ये जो सवाल है वो लाजमी है। फिलहाल आप इस वीडियो से कितना प्रभावित हुए और इस वीडियो को देखकर कितना समझे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे द राष्ट्र प्रेमी। धन्यवाद। जय हिंद।